नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों आज जो है हम लोग यूनिट 2 विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों। आज के जो वीडियो है यूनिट 2 विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, जिसमें जो है 126 क्वेश्चन जो हैं हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। अगर ज़्यादा लंबी अगर वीडियो बनती है तो हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, एक में 60 और दूसरे में 126 क्वेश्चन है दोस्तों इस यूनिट में। तो 2 पार्ट में हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा लंबी बनती है तो। अगर आपकी 1 घंटे के अंदर अगर जितने क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन कवर कर सके। या तो दोस्तों हम लोग जो है इस यूनिट के जो है 2 पार्ट में इस यूनिट के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज जो है हम इसमें 60 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कल की जो क्लास रहेगी संडे जो है कल की जो क्लास है उसमें हम बाकी जितने भी बचे क्वेश्चन 66 क्वेश्चन कल की क्लास में कवर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। बहुत सारे नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ये क्लास जो है लाइन अटेंडेंस, टेस्टिंग असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का, टोटल 126 क्वेश्चन है, 126, जिसमें आज जो है दोस्तों हम लोग 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी कल की जो क्लास है उसमें बचे 66 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, BIS का पूर्ण रूप क्या है। BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अभ्यास BIS संतुष्टियों के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थापनाओं में संबंधित है। दोस्तों इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया है, अगर आपको याद होगा तो IS 302 जो है दोस्तों हमारा जो है विद्युत वायरिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो है अभ्यास होता है, ठीक है, BIS के अनुसार। प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो प्लायर्स का जो निर्माण है याद रखिएगा हमेशा स्टील के माध्यम से हम लोग करते हैं, इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकर्ण कटर प्लायर को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो विकर्ण कटर प्लायर है उसको आपने सुना होगा, हम इसको डायगोनल कटर प्लायर इंग्लिश में बोलते हैं। डायगोनल कटर प्लायर इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसका और एक नाम है पार्श्व कटिंग प्लायर। याद रखिएगा पार्श्व कटिंग प्लायर इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु के छोटे टुकड़े को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर इन जितने भी जो क्वेश्चन होने वाले हैं इनके PDF, बिल्कुल आपको PDF की आवश्यकता नहीं है। PDF अगर आपको चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है PDF में मुझे सेंड करने से। पर दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि PDF की आवश्यकता नहीं। आप एक बार इतना अच्छे से इसको क्लास को देख लें कि PDF की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आसान क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, जो कठिन क्वेश्चन है उसको नोट कर लें, जो सरल हैं उन्हें याद कर लें, आपको PDF की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। इतना हमारे पास भी समय नहीं बचा है दोस्तों, आपके पास भी इतना समय नहीं बचा है कि आप लोग अब PDF को निकाल के पढ़ें। एक बार दिमाग में सारी चीज़ें फिट कर लो, दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि धातु के जो छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें आकृति देने के लिए दोस्तों याद रखना, आकृति देने के लिए फ्लैट नोज प्लायर का हम लोग यूज़ करते हैं। छोटे धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने, आकृति देने के लिए जब भी इस टाइप से आपको पूछा जाए तो फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है हमारा, दर्शाए गए प्लायर के चित्र में X से अंकित भाग को पहचानिए। X ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है पूछा है। छठवां क्वेश्चन है आपका, किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जो है ना पिवेट के नाम से जाना जाता है, पिवेट, ठीक है, पिवेट के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा पिवेट करके, ठीक है। चित्र, अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में किस प्रकार का प्लायर दर्शाया गया है। दोस्तों ये जो चित्र है इसमें किस प्रकार का प्लायर दर्शाया गया है यही पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है आपको एक साइड से कटिंग का रूप दिख रहा होगा तो विकर्ण कटर प्लायर है ये, याद रखिएगा विकर्ण कटर प्लायर है दोस्तों, इस टाइप से होता है विकर्ण कटर प्लायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है।
तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, उसको कवर कर लेते हैं। निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है पूछा है, ठीक है, निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, हथौड़े का जो भाग है ना, आपका याद रखिएगा, फेस भी उसी का भाग है, हैंडल भी भाग है, पिन भी भाग है हथौड़े का। शंख जो है हथौड़े का भाग नहीं है, तो याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, शंख इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेनन सा के ब्लेड की लंबाई सामान्यतः होती है। टेनन सा के ब्लेड की लंबाई दोस्तों याद रखिएगा 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच होती है टेनन सा की जो लंबाई है वो। और टेनन सा आरी का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि जो टेनन सा आरी होती है इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो याद रखना, सनमाइका हो, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, उसको काटने के लिए जो हम टेनन सा आरी का उपयोग करते हैं। इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 30 से 40 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे देखते हैं, की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्वेश्चन है हमारा, की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों की होल जो आरी है ना, याद रखिएगा इसका प्रयोग जो है आप देखेंगे सीधी रेखा कटिंग करने के लिए, वक्र रेखा कटिंग करने के लिए, आकृति को काटने के लिए, बी और सी दोनों। तो दोस्तों याद रखना इसका आंसर जो है वक्र रेखा को कटिंग के लिए और आकृति को काटने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की लंबाई कितनी, आवश्यक पेचकस के शंख की लंबाई होती है पूछा है दोस्तों। विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की शंख की लंबाई कितनी होती है, हमारा क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत मैकेनिक के लिए अगर हम पेचकस की लंबाई की बात करें तो ध्यान देना 8 से 30 सेंटीमीटर तक के हम जो है पेचकस यूज़ करते हैं, 8 से 30 सेंटीमीटर तक के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलान कीजिए बोला है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों आपको पता है, स्पष्ट है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये टेनन सा आरी है, आपको पता है। फेस टेस्टर आपका ये वाला है, फेस टेस्टर ये वाला फेस टेस्टर है, ठीक है। और पेचकस ये है और ये पोकर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं अपन। चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को पहचानिए। तो दोस्तों ये पोकर है, आप लोगों को पता है इसको पोकर कहा जाता है। पोकर का उपयोग दोस्तों कहीं पे भी जो है होल करने के लिए हम लोग करते हैं, पेंच कसने के लिए, होल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़े आगे जा कर के हम देखेंगे, थोड़ा इसका लेवल दोस्तों बढ़ने वाला है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा बस, ठीक है। फेस टेस्टर का प्रयोग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, फेस टेस्टर का जो प्रयोग है कितने वोल्ट तक के जो है अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए दोस्तों। फेस टेस्टर का जो है आपको पता है, फेस टेस्टर जो होता है हमारा 500 वोल्ट से हमको उपयोग ज़्यादा में नहीं करना चाहिए फेस टेस्टर, ठीक है। बहुत सरल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, आसान क्वेश्चन है। लाइन से देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला व पैना चिन्हित औजार होता है कि दोस्तों, बिल्कुल सही। स्क्राइबर जो होता है स्टील से बना हुआ नुकीला व पैना चिन्हित औजार है स्क्राइबर, सही बात है। पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। सेकंड कथन जो दिया हुआ है, ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहा जाता है क्या? आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो दोस्तों हाँ, हिंदी में उसको हम गुनिया या घरों की आम भाषा में गुनिया के नाम से जानते हैं ट्राई स्क्वायर को। तो दोस्तों कथन 1 और कथन 2 जो हैं दोनों हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे जा कर के थोड़े से जो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अभी काफ़ी क्वेश्चन जो है हमारे आसान हैं, बहुत सरल हैं, सरल भाषा में दिए हुए हैं। दोस्तों मैं इससे पहले भी आपको बोला है कि दोस्तों दुनिया में अगर आपको खुश रहना है, कुछ अच्छा हासिल करना है, तो इससे अच्छा मौका आपको मिल नहीं सकता। एक जॉब और आपके पास सब कुछ हासिल हो जाएगा। एक जॉब, एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है दोस्तों, फिर जो है दुनिया की हर खुशियाँ आपके कदमों में होगी, हर सुख आपके पास होंगे, हर एक चीज़ आपके पास होगी। एक गवर्नमेंट जॉब और सारी चीज़ें आपके पास रहने वाली है। एक बार मेहनत कर लेना दोस्तों, दिल से मेहनत कर लेना, शिद्दत से मेहनत कर लेना। एक बार, एक चाह, एक मेहनत, एक एग्ज़ाम, बस इतना ही चाहिए। एक बार तगड़े तरीके से मेहनत कर लेना। 1 महीने का समय आप मुझे दे देना। 1 महीने में जो है आप लोग इतने अच्छे बन जाएंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में
कि मैं बता नहीं सकता। आपसे हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा, एक एक यूनिट के दोस्तों 120, 130, 150, 200 तक के क्वेश्चन हैं मेरे पास। सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, पर डे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये समझ जाइए एक महीने में, एक महीना 10 दिन मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, 35 दिन से 40 दिन में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। कोई संडे, कोई मंडे, कोई छुट्टी नहीं रहेगी। पर डे क्लास आपकी अपलोड होने वाली है। आप लोग जुड़े रहें, चैनल के साथ बने रहें, सारी वीडियो देखें, स्किप ना करें दोस्तों। अगर आप लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर वही क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में अगर पूछे जाएं और वही अगर आपसे ना बन पाएँ और आपको जब बाद में एहसास होगा इस चीज़ का ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है हमें। 1 नंबर 2 नंबर के लिए जब किसी का सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा कितना बुरा लगता है मुझे अच्छे से पता है, और आपको भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगी। तो वीडियो पूरा देखें, आप बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस या तो आपको अगर टाइम का इशू है दोस्तों, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो। मैं ये नहीं बोलता कि आप धीरे धीरे देखो, कोई तकलीफ नहीं है, स्पीड से देख लो, तेज़ी से देख लो, पर क्वेश्चन पूरे कवर करना दोस्तों, बस इतना ही बोलूँगा। डेली क्लास अपलोड होगी। और सेकंड जो हमारी जो क्लास चल रही है लाइन अटेंडेंस की स्पेशल क्लासेस, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, वो क्लास भी आपकी डेली अपलोड होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। आप लोग बस इतना याद रखना, समय का ध्यान रखें, 8 बजे तक के क्लास अपलोड हो जाती है, तुरंत क्लास देख लीजिएगा। बस इतना ही बोलूँगा मैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं है। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की खालिस्तान की जाँच की जाती है दोस्तों। हमारा जो ट्राई स्क्वायर होता है 90 अंश का एंगल इसमें बनता है, याद रखना 90 अंश का एंगल रहता है ट्राई स्क्वायर में। इसको हिंदी में अभी आपने देखे गुनिया भी कहा जाता है, हिंदी में गुनिया भी कहा जाता है। और इससे दोस्तों समकोणता की जांच की जाती है, समकोणता की जांच की जाती है दोस्तों, याद रखना समकोणता की जांच इसमें की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी। दोस्तों इसका मैंने फुल फॉर्म कल भी आपको बताया था, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है पीसीबी का, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं, पूछा है दोस्तों। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है, आपका क्वेश्चन है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की अगर बात करें तो हम लोग पंच का यूज़ करते हैं, सेंटर पंच जो होता है, सेंटर पंच, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सेंटर पंच का एंगल पूछा जाता है दोस्तों, 90 अंश का उसमें एंगल रहता है। 2-3 प्रकार के आपको पंच देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक में 90 अंश का एंगल होता है, एक में 30 अंश का एंगल होता है, और एक में 60 अंश का एंगल होता है। का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आपसे बनना चाहिए। अगला है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है दोस्तों। स्थायी मार्किंग बोला है, स्थायी मार्किंग, ठीक है। परमानेंट मार्किंग की बात करें दोस्तों, तो याद रखना सेंटर पंच जो होता है ना, उससे परमानेंट मार्किंग की जाती है। स्क्राइबर से सिर्फ जो है नॉर्मल मार्किंग हम लोग करते हैं, कुछ समय के लिए मार्किंग रहती है। मार्किंग प्लेट वही है, और डिवाइडर से भी हम कुछ समय के लिए मार्किंग कर सकते हैं। पंच जो होता है सेंटर पंच, हम इससे स्थायी मार्किंग कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 अंश युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। प्रिक पंच पूछा है दोस्तों, यही मैं आपको बता रहा था, प्रिक पंच क्या होता है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए जो है, साक्ष्य चिन्हों के लिए खालिस्तान युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे दोस्तों। याद रखना, साक्ष्य चिन्हों की बात करें, साक्ष्य चिन्हों की बात करें तो 60 अंश वाला जो आपका प्रिक पंच होता है, 60 डिग्री वाला, उसी का आप लोग उपयोग करेंगे। एक 30 डिग्री वाला प्रिक पंच होता है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है साक्ष्य चिन्हों के लिए नहीं करते हैं। और 60 पंच वाला जो होता है, इसका साक्ष्य चिन्हों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और 90 डिग्री वाला जो एक एंगल होता है दोस्तों, पंच जो होता है, इसका उपयोग जो है स्थायी मार्किंग के लिए आप लोग इसका उपयोग करते हैं। स्थायी मार्किंग के लिए 90 अंश वाला जो एंगल वाला जो आपका सेंटर पंच होता है उसका, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। प्रिक पंच दो प्रकार के होंगे, एक 30 डिग्री का होगा, एक 60 डिग्री का, और एक सेंटर पंच जो है 90 डिग्री का होगा, जो स्थायी मार्किंग के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का सूची
टू से मिलान करना है। कर्तन पूछा है, कर्तन जो है कौन सा औजार है, इस टाइप से पूछा है दोस्तों। तो याद रखिएगा, कर्तन की बात करें तो आपको पता होगा किससे हम काटने वाला जो औजार है दोस्तों आपका हो जाएगा हेक्सा, ठीक है। और चिन्ह पूछा है, छिद्रण पूछा है, तो चिन्ह आपका जो है डिवाइडर है। और मापन जो है दोस्तों स्टील पैमाना से आप माप सकते हैं। छिद्रण की बात करें, होल करने की बात करें तो आपका ड्रिल मशीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें बहुत आसान है। कर्तन की बात करें तो हेक्सा ब्लेड से आप कटिंग करते हैं। चिन्ह की बात करें तो डिवाइडर से आप चिन्ह लगा सकते हैं। छिद्रण कटिंग, छिद्रण की बात करें, होल करने की बात करें तो ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। मापन की बात करें तो स्टील रोल का प्रयोग करेंगे। कोई आसान नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अगला देखते हैं, सेंटर पंच का पॉइंट कोण कितना होता है पूछा है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको बताया कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कोण कितना होता है, पॉइंट एंगल कितना होता है पूछा है, ठीक है। तो पॉइंट एंगल मैंने बताया सेंटर पंच का आपको याद रखना 90 डिग्री। सेंटर पंच का, प्रिक पंच का अगर आपको पूछे, बार बार बोल रहा हूँ, प्रिक पंच का अगर आपसे पूछे तो एक होता है 30 डिग्री का और एक होता है 60 डिग्री का दोस्तों। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, उसको देख लेते हैं। निम्न में से किस औजार को टूल किट औजार में सम्मिलित नहीं किया जाता पूछा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस औजार को टूल किट औजार में सम्मिलित नहीं किया जाता दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा पहले एक चीज़ मेरी बात समझिएगा, पेचकस को भी टूल किट में रखा जाता है, मल्टीमीटर को भी टूल किट में रखा जाता है, चिमटी को भी टूल किट में रखा जाता है, ठीक है। हेक्सा जो है हमारा उसको टूल किट में नहीं रखा जाता दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र में दर्शाई गई रेती के प्रकार को पहचानिए। जो चित्र में जो दर्शाई गई जो रेती है उसके प्रकार को हमको पहचानना है दोस्तों। तो ये जो है ना, इसको जो है याद रखिएगा, फ्लैट रेती के नाम से जाना जाता है, फ्लैट फाइल, ठीक है। इस टाइप के आप डैश डैश देख रहे होंगे तो इसको फ्लैट फाइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रासपकट रेती जो होती है इस टाइप से उसमें खांचे बने होते हैं, याद रखिएगा, इस टाइप से, ठीक है। हाफ राउंड रेती और राउंड रेती, इसका मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा एक दिन, पूरे जितने भी जो हैं सारे डायग्राम आपको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है हमारा, निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने फाइलिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। याद रखना, सबसे ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में धातु की फाइलिंग के लिए अगर बोले तो याद रखिएगा 24वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, बास्टर्ड रेती, बास्टर्ड फाइल जो होती है हमारी, बास्टर्ड फाइल, उसका हम उपयोग करते हैं, बास्टर्ड फाइल का, ठीक है। धातु अधिक मात्रा में इसमें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार है, चित्र में प्रदर्शित जो है हस्त औजार है दोस्तों, ये आपकी फाइल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है पूछा है दोस्तों। रेती के ग्रेड के अनुसार जो है कौन सा प्रकार नहीं है दोस्तों। याद रखना, डबल कट जो रेती है, ध्यान दीजिएगा, डबल कट जो रेती है ये ग्रेड के अनुसार इसका प्रकार नहीं है। 26वां क्वेश्चन, याद रखिएगा, डबल कट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है दोस्तों। मार्किंग औजार नहीं है पूछा है। स्क्राइबर आपने सुना होगा, मार्किंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। पंच जो है, परमानेंट मार्किंग की बात करें, परमानेंट मार्किंग की बात करें दोस्तों, परमानेंट मार्किंग तो पंच के द्वारा करते हैं। स्क्राइबर से हम जो है टेम्पररी मार्किंग कर सकते हैं। स्निप जो होती है धातुओं की चादर को काटने के लिए होती है, धातु की चादर को कटिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो ये मार्किंग टूल नहीं है। स्निप आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइडर भी जो है मार्किंग औजार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आगे देखते हैं, वायर स्ट्रिपर की लंबाई प्रायः कितनी होती है पूछा है दोस्तों। वायर स्ट्रिपर की जो लंबाई होती है, याद रखिएगा, आपका हमेशा 20 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं वायर स्ट्रिपर की लंबाई। प्राय जो इलेक्ट्रीशियन होता है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन जो होता है 20 सेंटीमीटर की जो होता है वो वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करता है, 20 सेंटीमीटर वाले वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्नीप का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। माइका देखो यहाँ पे दिया हो कौन कौन सा ऑप्शन है। वाइंडिंग के तारों को काटने के लिए करेंगे क्या, नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। माइका सीट को काटने के लिए कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं। कठोर इंसुलेशन सीट को काटने के लिए कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। उपरोक्त सभी के लिए कर सकते हैं क्या दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसने वाइंडिंग के तारों को अगर हमको काटना है तो भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर सिंगल तार दिया तो नहीं करेंगे। वाइंडिंग के गुच्छों में तार रहेंगे तो आप लोग स्निप का प्रयोग काटने के लिए कर सकते हैं। माइका सीट को भी काटने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं स्निप का। कठोर इंसुलेशन सीट को काटने के लिए भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। उपरोक्त सभी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर खास करके ध्यान रखिएगा, धातु की जो चादरें होती है, धातु की चादरों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है।
फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन से औजार नहीं आते। फोल्डिंग टूल के अंतर्गत पूछा है दोस्तों, 30 नंबर का क्वेश्चन है फोल्डिंग टूल। तो दोस्तों सी क्लैंप जो है आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, कोण स्टील को भी कर सकते हैं। एक वाइस होती है दोस्तों, ये फोल्डिंग टूल के अंतर्गत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। आप चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर में एक्स द्वारा अंकित भाग को पहचानिए पूछा है दोस्तों। इसको देख लेते हैं, कौन से भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इस पार्ट्स को जो है हम स्पेंडिल बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं, इस पार्ट को स्पेंडिल कहा जाता है। और अगर दोस्तों ये जो लास्ट वाला जो है इसको अगर आपको पूछा जाए देखना, रैचेट स्टॉप कहा जाता है, रैचेट स्टॉप कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, रैचेट स्टॉप। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों थिम्बल कहा जाता है, इसको थिम्बल याद रखिएगा, थिम्बल कहा जाता है। और आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, लॉकिंग स्क्रू है ये क्या है, लॉकिंग स्क्रू कहा जाता है। लॉकिंग स्क्रू कसने के लिए होता है, ढीला करने के लिए होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है एनविल कहा जाता है, इसको एनविल इसको कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट है इसका फ्रेम है, कोई दिक्कत नहीं इतने में। और कौन सा बचा दोस्तों, तो थिम्बल स्केल, ये वाला जो है थिम्बल स्केल है, थिम्बल स्केल, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थिम्बल स्केल, मेन स्केल हो गया ये वाली आपकी, फ्रेम ये वाला हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कार्यों में खालिस्तान सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइज प्रयोग की जाती है। दोस्तों बेंच वाइज जो है हमारे जो है सामान्य कार्यों के लिए कौन सी बेंच वाइज प्रयोग करेंगे, यही क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा, बेंच वाइज से हम सामान्य कार्यों के लिए जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, हमारी 15 सेंटीमीटर वाली होती है, याद रखिएगा, 15 सेंटीमीटर वाली जो है सामान्य कार्य के लिए आप लोग बेंच वाइज का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे थोड़ा सा हम आगे जाते जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा खालिस्तान से बनी वस्तुओं में छिद्र करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। दोस्तों इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा हमको किस में छिद्र नहीं करना चाहिए पूछा है। अच्छा एक मिनट, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा खालिस्तान से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों टूल स्टील जो है याद रखना, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा आप लकड़ी में कर सकते हो, प्लास्टिक में कर सकते हो, टूल स्टील में जो है नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है खालिस्तान कहलाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, याद से रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, जो अगला क्वेश्चन हमारा ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन के द्वारा उसे चलाया जाता है, उसे हम जो है शैंक के नाम से जानते हैं दोस्तों। बिट जो होती है ड्रिल मशीन की, याद रखिएगा, बिट जो होती है हाई कार्बन स्टील की बनाते हैं बिट उसकी, ठीक है, या उसको हम हाई स्पीड स्टील बोलते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, इसकी जो बीट है हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है, हाई स्पीड स्टील की, याद रखिएगा, हाई स्पीड स्टील की, ठीक है। और जितने भी जो औजार है दोस्तों, कटिंग औजार, वो जो है हमारे वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, वेनेडियम स्टील के। अगला क्वेश्चन है विद्युत कार के लिए कौन से स्पेनर उपयुक्त होते हैं पूछा है दोस्तों। विद्युत कार के लिए जो है कौन से स्पेनर उपयुक्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिशियन होता है हमारा, उसके लिए जो है हम लोग इलेक्ट्रिशियन जो है हमेशा डबल एंडेड स्पेनर सेट यूज़ करते हैं, डबल एंडेड स्पेनर सेट यूज़ करते हैं, आपके इलेक्ट्रिशियन वाले जितने भी हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है दोस्तों। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, राउंड नोज प्लायर का उपयोग, ठीक है, राउंड नोज प्लायर का उपयोग हम लोग करते हैं। और फ्लैट नोज प्लायर जो होती है दोस्तों, उसको आकृति देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, फ्लैट नोज प्लायर का। और लॉन्ग नोज प्लायर जो होती है दोस्तों, याद रखिएगा, छोटे जो हमारे स्क्रू वगैरह होते हैं जो अंदर आंतरिक भाग पे रहते हैं, उनको हमको पकड़ने के लिए हम इसका उपयोग किया जाता है, लॉन्ग नोज प्लायर का। और डायगोनल प्लायर जो है कटिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतने में। पिंसर प्लायर का क्या उपयोग है दोस्तों। पिंसर जो होती है, पिंसर प्लायर का उपयोग क्या है, तो लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं दोस्तों, पिंसर प्लायर का, याद रखिएगा, ठीक है, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूछा है चित्र में प्रदर्शित औजार का क्या नाम है, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, आसान है, कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से हम इसको जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पिवेट पॉइंट कहा जाता है, पिवेट पॉइंट इसको कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज़
चीज़ बस याद रखिएगा, जितने भी जो आपके जितने भी टूल्स हैं, मटेरियल हैं, वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, समझिएगा ध्यान से। आगे देखते हैं, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय, दोस्तों पूछा है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। दोस्तों सोल्डरिंग आयरन का जब आप लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसको स्टैंड में ही क्यों रखना चाहिए पूछा है। दोस्तों इसके सारे ऑप्शन आप लोग कवर करेंगे, देखते हैं। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जलने एवं अग्नि को रोकने के लिए इसका जो है उपयोग में इसको जो है स्टैंड में रखना चाहिए। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा दोस्तों। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है दोस्तों, इसलिए इसको जो है हम स्टैंड में रखते हैं, ठीक है, बंद प्रक्रिया में। आगे देखते हैं, चित्र में प्रदर्शित औजार का क्या नाम है। दोस्तों दिख रहा होगा आपको, क्रिम्पिंग टूल है। क्रिम्पिंग टूल का उपयोग क्यों करते हैं पूछा जाए आपको। क्रिम्पिंग टूल ये वाला जो है आपका दोस्तों क्रिम्पिंग टूल है, ठीक है। क्रिम्पिंग टूल का जो उपयोग है दोस्तों याद रखिएगा, जो आपके जो लग्स होते हैं दोस्तों, लग्स जो होते हैं उनको दबाने के लिए, एल्यूमिनियम के कंडक्टर को में जो लग्स जो रहते हैं दोस्तों उनको दबाने के लिए उसी इसका आप लोग उपयोग जो है हम लोग करते हैं क्रिम्पिंग टूल का। कोई दिक्कत नहीं इतने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंगिल प्लेट में स्लॉट बनाने का क्या उद्देश्य पूछा है दोस्तों। एंगिल जो प्लेट होती है उसमें स्लॉट बनाने का क्या उद्देश्य पूछा है दोस्तों। क्लैंपिंग बोल्ट को जगह देने के लिए हम स्लॉट का उपयोग करते हैं, एंगिल स्लॉट का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य उसका क्लैंपिंग बोल्ट को जगह देने के लिए होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉब को किसकी सहायता से एंगल प्लेट पर क्लैंप किया जाता है दोस्तों। जो हमारा जॉब जो होता है ना, उसको किसकी सहायता से एंगल प्लेट पर क्लैंप किया जाता है दोस्तों। याद रखना, नट बोल्ट की सहायता से जो है हम उसको जो है क्लैंप किया करते हैं। याद रखना, जॉब को नट बोल्ट की सहायता से एंगल प्लेट पर हम क्लैंप करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जॉब को पकड़ने और सपोर्ट जो है, जॉब को पकड़ने और सपोर्ट करने के लिए किस एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है पूछा है दोस्तों। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एडजस्टेबल एंगल प्लेट हो जाएगा। एडजस्टेबल एंगल प्लेट का हम लोग उपयोग करते हैं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ठोस एंगल प्लेट का प्रयोग जॉब को किस दिशा में सहारा देने के लिए किया जाता है पूछा है दोस्तों। याद रखना, ठोस एंगल प्लेट का प्रयोग जो है आपका, याद रखना, ऊर्ध्वाधर दिशा में सहारा देने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा हमारा हार्ड लेवल में पहुंचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए प्रयुक्त एंगल प्लेट है पूछा है, तो याद रखिएगा स्वीवेल, ध्यान देना, आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीवेल बेस एंगल प्लेट आपका इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिस कर 12 अंश से खालिस्तान के कोण पर बनाया जाता है पूछा जाए, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको जो है 15 अंश पर हम लोग बनाते हैं, 15 अंश पर हम लोग इसको बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है पूछा है दोस्तों। हमारा जो स्क्राइबर होता है, जो एक मार्किंग औजार है, परमानेंट मार्किंग नहीं होती, अभी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें परमानेंट मार्किंग नहीं होती दोस्तों, ठीक है। स्क्राइबर से हम लोग टेम्पररी मार्किंग करते हैं। हाई कार्बन स्टील का बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है, हाई कार्बन स्टील का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्क्राइबर का पॉइंट जो है, स्क्राइबर का जो पॉइंट है दोस्तों खालिस्तान पर होता है, याद रखना, स्क्राइबर का जो पॉइंट है याद रखिएगा 12 अंश से 15 अंश के बीच इसका जो है पॉइंट होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आसान है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन से स्क्राइबर द्वारा मापन व मार्किंग एक साथ की जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन से स्क्राइबर के द्वारा मापन भी पूछा है दोस्तों और मार्किंग भी जो है एक साथ की जा सकती है पूछा है, तो याद रखिएगा आपका जो राइट आंसर है इसका ऑफसेट स्क्राइबर होता है। ऑफसेट स्क्राइबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप जो है दो चीज़ याद रखना, एक मापन भी कर सकते हैं और एक मार्किंग भी कर सकते हैं दोस्तों। मापन व मार्किंग दोनों एक साथ करने के लिए आप ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग करेंगे, ऑफसेट स्क्राइबर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला है मुड़ा हुआ स्क्राइबर का सिरा खालिस्तान अंश मुड़ा होना चाहिए। मुड़ा स्क्राइबर का सिरा खालिस्तान मुड़ा होता है, ये पूछा है आपका दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है स्क्राइबर का सिरा, ठीक है।
अगला है, निम्न में से किस स्क्राइबर के द्वारा मापने तथा मार्किंग का कार्य एक साथ किया जा सकता है। ये डबल से हमारा क्वेश्चन है, मापन तथा मार्किंग दोनों चीज़ें पूछा है तो ऑफसेट स्क्राइबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इतने में। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है पूछा है। सरफेस गेज जो है किस प्रकार का टूल है हमारा दोस्तों, जो सरफेस गेज होता है ना, याद रखिएगा आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग एवं चेकिंग टूल जो होता है। सरफेस गेज का उपयोग जो है मार्किंग एवं चेकिंग टूल के लिए हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरफेस गेज कौन सा कार्य नहीं करता पूछा है। सरफेस गेज जो है दोस्तों, याद रखना कौन सा कार्य नहीं करता पूछा है, तो किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से नहीं पकड़ता दोस्तों सरफेस गेज। इसका कार्य क्या है, किसी किनारे के समांतर लाइन खींचना, किसी सतह के समांतर लाइन खींचना, किसी जॉब को 4 जॉब चक पर सेंटर करना, इसका कार्य होता है। इसका जो कार्य नहीं है दोस्तों, किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ता नहीं है, इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी सरफेस गेज के बेस में लगा पिलर स्थायी रूप से खालिस्तान लगा होता है पूछा है, तो दोस्तों याद रखना लंबवत पर होता है वो, याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा लंबवत हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आज की जो क्लास है दोस्तों देख लीजिएगा, टोटल मार्किंग टूल से संबंधित है, ठीक है, हस्त औजार एवं मार्किंग टूल से हमारी संबंधित क्लास है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग गोल जॉब के सर्किल का खालिस्तान की ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग पूछा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र जो है, केंद्र की दूरी, केंद्र की जो है ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सर्किल जो है, सर्किल का केंद्र ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायता करता है। दोस्तों डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने के लिए अगर पूछा जाए तो गाइड पिन का जो है हम लोग उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज में लगी 2 पिनों को जो है क्या कहा जाता है पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा गाइड पिन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। 2 पिनें जो लगी होती है सरफेस गेज में उसे गाइड पिन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक्स जो भाग है क्या इंगित करता है पूछा है। एक्स भाग जो है ये वाला वो क्या इंगित करता है पूछा है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लैंपिंग नट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, क्लैंपिंग नट के नाम से। अगला है हमारा फिक्स्ड सरफेस गेज में, ध्यान दीजिएगा फिक्स्ड पूछा है। फिक्स्ड सरफेस गेज में स्क्राइबर को खालिस्तान और क्लैंप नट की सहायता से लगाया जाता है पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा स्नग जो है, स्नग की सहायता से फिक्स्ड सरफेस गेज में स्क्राइबर को स्नग और क्लैंप नट की सहायता से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर संयोजित होता है पूछा है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर जो है दोस्तों स्पिंडल में संयोजित होता है, याद रखिएगा स्पिंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल मैं आपको बता दूं 126 क्वेश्चन होने वाले हैं हमारी सेकेंड यूनिट में, ठीक है। सेकेंड यूनिट में 126 क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम जो है आधे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, 63 क्वेश्चन। अगली क्लास में, कल की जो क्लास रहेगी 63 क्वेश्चन की क्लास रहेगी, उसके बाद जो है कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई संडे, कोई मंडे, कोई छुट्टी नहीं, कोई त्यौहार, कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली। 1 महीने का समय बचा है, शानदार तरीके से पढ़ाई कर लो। आज की लास्ट क्लास कैसी लगी आपको? आज की जो क्लास है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग मुझे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसी लगी आपको बताना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे आप लोग, आप जो है हमेशा खुश रहें, तैयारी करना अच्छे से स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच।